हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में ही पूछे गए हैं, सो नो डाउट आपके आने वाले एग्जाम्स में बेनिफिशियल होने वाले हैं। देखो, इससे पहले हम पार्ट 2 यानी कि 2 वीडियोस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी के क्वेश्चंस को डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर इकोनॉमी क्वेश्चंस करके लिंक दिया गया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी देखो, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको इन क्वेश्चंस का लेवल बता देता हूँ। देखो, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप मान लो कमीशन की तैयारी कर रहे हो, या फिर अभी जैसे एक एग्जाम होता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का एग्जाम हुआ था, उस लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तब ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। बट देखो, आप सभी को पता है, अगर आप +2 लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप क्लर्क के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेनो के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चंस आपको थोड़े टफ लगेंगे। ओके, तो थोड़े टफ लगेंगे, तो इसलिए आपको ये भी पढ़ने हैं, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। तो देखो, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के साथ। क्वेश्चन नंबर 62 है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज फाइनली एबलिश्ड विद अ फ्यू एक्सेप्शंस इन द। तो औद्योगिक लाइसेंसिंग को अंततः खत्म कर दिया गया था कुछ अपवादों के साथ। तो किस नीति में खत्म कर दिया गया था? तो औद्योगिक नीति 1991 में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में जो है तो औद्योगिक लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया गया था। अब देखो, आप सभी को पता है कि जब नई इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में अपनाई गई थी, 1991 में अपनाई गई थी, तब इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को ख़त्म कर दिया था। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब नई इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में आई थी, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे और भारत के वित्त मंत्री कौन थे? ये दो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो, प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे PV नरसिम्हा राव, और वित्त मंत्री कौन थे? ये आपको पता होना चाहिए, ये थे मनमोहन सिंह। तो ये कुछ बेसिक से और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करें, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी लीड्स टू। तो मुद्रा के अवमूल्यन से क्या होता है? अब देखो, अवमूल्यन यानी कि डीवैल्यूएशन, ये होता क्या है, ये मैं आपको सिंपली थोड़े से वर्ड में बता देता हूँ। जैसे डीवैल्यूएशन होता है मुद्रा के मूल्य को कम करना, जो हमारी मुद्रा है उसके मूल्य को कम कर देना। तो देखो, मुद्रा के अवमूल्यन से निर्यात व्यापार का विस्तार, आयात व्यापार का संकुचन, आयात प्रतिस्थापन का विस्तार, ये सारे के सारे होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बस यहाँ से आपको देखो यही नोट रखना है। बाकी डीवैल्यूएशन की मैंने आपको बात बताई कि मुद्रा के मूल्य को कम करना। अब देखो, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में टोटल कितनी बार डीवैल्यूएशन यानी कि मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है? तो भारत में टोटल 3 बार हो चुका है। और कब कब हो चुका है ये भी आपको पता होना चाहिए। एक 1949 में हुआ था, उसके बाद 1966 में हुआ, और उसके बाद जाकर के 1991 में हुआ। कब कब हुआ? 1949, 1966 और 1991। तो ये तीनों की तीनों डेट्स भी आपको बिल्कुल नोट रखनी है। अब देखो, आप सभी बोलते हो कि सर इकोनॉमी के क्वेश्चंस को लेकर के आओ, इकोनॉमी की और ज़्यादा वीडियोस बनाओ। देखो, मैं वीडियोस तो आपके लिए बना दूंगा, बट देखो उनमें व्यूज़ नहीं आते, कमेंट्स नहीं आते। आप सभी को पता है कि 100 या 200 व्यूज़ आते हैं उनमें। अब मैं आपको पहले ही बोलता हूँ कि आपके लाइक्स, आपके व्यूज़, आपके कमेंट्स पे डिपेंड करता है कि आप वीडियोज़ में कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। देखो, अगर आप इस वीडियो पे 1 के यानी कि 1000 से ऊपर व्यूज़ अगर ला देते हो, लाइक्स अच्छे ला देते हो, तो डेली जो है तो हम एक वीडियो तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। अगर हो सकेगा तो 2 दिन में 1 बार तो हम इकोनॉमी की वीडियो पक्का डिस्कस किया करेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें। द प्रेजेंट इंडियन मॉनेटरी सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन। तो भारत की वर्तमान मौद्रिक प्रणाली किस पर आधारित है? अब देखो, किस पर आधारित है? तो यह है मिनिमम रिजर्व सिस्टम पर आधारित, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली पर है यह आधारित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट इसी तरह जो है तो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है, यहाँ से बस आपको यही नोट रखना है। बट देखो, यहाँ पर मॉनेटरी सिस्टम यानी कि आप कह सकते हो कि मॉनेटरी पॉलिसी की यहाँ पे बात की गई है। अब देखो, मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, अगर आप क्लर्क के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेनो के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपसे क्वेश्चन सीधा सा पूछा जाएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति को कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? तो RBI जो है तो जारी करता है। अच्छा, साल में जो है तो RBI टोटल कितनी बार मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है, कितने महीनों के अंदर जो है तो जारी करता है, ये आप नीचे कमेंट्स में बताओ। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, द स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ लंदन स्टॉक मार्केट इज रेफर्ड एज। तो लंदन स्टॉक मार्केट का स्टॉक मार्केट इंडेक्स किसे संदर्भित करता है? तो देखो, लंदन का कौन सा करता है? लंदन को करता है फुटसिक, FTSE। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। FTSE मीन्स हो गया फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज। अब देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, लंदन का आपको बिल्कुल नोट रखना है, लंदन को कौन सा संदर्भित करता है? तो ये फुटसिक यानी कि FTSE करता है। अब देखो, क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि टोक्यो किसकी कैपिटल है? टोक्यो है जापान की कैपिटल। तो देखो, लंदन की जगह मिलाएगा टोक्यो।
टोक्यो स्टॉक मार्केट का स्टॉक मार्केट इंडेक्स किससे संदर्भित है? अब देखो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। तो टोक्यो का कौन सा संदर्भित करता है? टोक्यो को करता है निकी। कौन करता है? निकी संदर्भित करता है। ये निकी नाम आपको बिल्कुल नोट रखना है टोक्यो के बारे में। अब देखो बीएसई का आपसे आपसे पूछा जा सकता है कि बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि इंडिया का है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक मार्केट इंडेक्स किससे संदर्भित करता है? तो ये सेंसेक्स को करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाना था। और यहीं पर आपसे पूछा जा सकता था कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इंडिया का ही है एनएससी, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक मार्केट इंडेक्स किसे संदर्भित करता है? तो वो करता है निफ्टी को। तो ये दोनों भी आपको बिल्कुल यहाँ से पॉइंट्स यहाँ से बिल्कुल नोट रखने हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा 66 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल टर्म? तो निम्न में से कौन सा वित्तीय शब्द नहीं है? अब देखो वित्तीय शब्द इन्वेस्टमेंट भी हो गया, आरटीजीएस भी हो गया और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन भी हो गया। अब देखो कन्फ्यूजन आपको ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में पैदा होगी। अब देखो जो बच्चे बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट हैं उनको सभी को पता है कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, अल नीनो इफेक्ट, क्योंकि अल नीनो इफेक्ट एक वित्तीय शब्द नहीं है। अब अल नीनो इफेक्ट जो है तो एक ज्योग्राफी की टर्म है, वो आप सभी को पता होगा। अल नीनो प्रभाव है क्या, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आप सभी को पता है कि मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के गर्म होने के प्रभाव को क्या कहा जाता है? तो अल नीनो प्रभाव कहा जाता है। ये आपको पहले तो पता होना चाहिए। अब देखो ऑप्शन बी में देके रखा है आरटीजीएस, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने हैं। बाकी गाइस अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर के फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पर जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार आपको इंस्टा पे लेट्स प्रिपेयर टुगेदर लिखकर सर्च करना है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज नोन एज द मार्केट रेगुलेटर इन इंडिया? तो निम्न में से कौन सा संगठन भारत में मार्केट नियंत्रक के रूप में जाना जाता है? देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा, ये आपको नोट रखना है। तो कौन सा संगठन भारत में मार्केट नियंत्रक के रूप में जाना जाता है? कौन सा जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सेबी। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब सेबी की फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये आपको पॉइंट नोट रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और हाँ, इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बन रहा है। तो इसकी स्थापना आपको पूरी की पूरी डेट नोट रखनी है। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। तो ये सारे के सारे देखो पॉइंट्स आपको यहाँ से नोट रखने हैं। ये डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड एज अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट एज रेफर्ड इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस? तो निम्न में से कौन सा वित्तीय लेन देन के संदर्भ में ऋण साधन नहीं है? तो ऋण साधन कौन सा नहीं है? अब देखो बॉन्ड्स हो गए, फिर कमर्शियल पेपर्स हो गए और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गए। ये सारे के सारे जो है तो वित्तीय लेन देन के संदर्भ में ऋण साधन है। बाकी स्टॉक्स हो गए, ऑप्शन बी में देके रखा है स्टॉक्स, ये जो है तो वित्तीय लेन देन के संदर्भ में ऋण साधन नहीं है। सो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसे ही पूछा जाता है, तो ये भी आपको बस इसी तरह नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, इन विच ईयर द इंडियन रुपी वॉज डिवैल्यूएड 2 टाइम्स विद इन अ मंथ? तो किस वर्ष भारत के रुपए का अवमूल्यन 1 महीने में 2 बार हुआ था? तो 1 महीने में 2 बार जो है तो 1991 में हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो मैंने आपको बताया था कि भारत में टोटल 3 बार डिवैल्यूएशन यानी कि मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है। कब कब हुआ था वो मैंने आपको बता दिया, 1949, 1966 और 1991। 1991 के बारे में आपको नोट रखना है कि यहाँ पर जो है तो एक ही महीने में 2 बार हो गया था। तो देखो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा 70 है, ट्रेजरी बिल्स आर सोल्ड इन इंडिया बाय? तो भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा। अब देखो भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचे जाते हैं? तो किसके द्वारा बेचे जाते हैं? ये बेचे जाते हैं आरबीआई के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है तो यह बेचे जाते हैं। अब देखो ट्रेजरी बिल की यहाँ पे बात की गई है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि भारत में कब पहली बार ट्रेजरी बिल प्रस्तुत किए गए थे, या फिर भारत में कब पहली बार ट्रेजरी बिल जारी किए गए थे? तो कब किए गए थे पहली बार? 1917 में। देखो 1917 आपको बिल्कुल नोट रखना है। यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता ही बनता है। और आरबीआई के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो देखो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आप नीचे कमेंट में बता दो। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एन इनफॉर्मल मेथड ऑफ गेटिंग क्रेडिट और फाइनेंस? तो निम्न में से कौन सा ऋण या क्रेडिट पाने का अनौपचारिक तरीका माना गया है? अब देखो अनौपचारिक तरीका माना गया है, तो देखो एक तो हो गया ब्रांच विजिट, एक हो गया टेली बैंकिंग, एक हो गया इंटरनेट बैंकिंग। ये सारे के सारे जो है तो फॉर्मल मेथड है, यानी कि औपचारिक तरीके हैं क्रेडिट या फिर ऋण पाने के।
बाकी आप सभी को पता है गोइंग टू मनी लेंडर्स, ऋण देने वालों के यहाँ जाना, जो ऋण वगैरह देते हैं उनके यहाँ जाना जो है तो यह एक ऋण या क्रेडिट पाने का अनौपचारिक तरीका माना जाता है। सो ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इजी वे ऑफ प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द फार्मर कम्युनिटी। तो निम्न में से कौन सा किसान समुदाय को ऋण प्रदान करने का सरल तरीका है। तो सरल तरीका कौन सा है, तो आप सभी को पता है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। किसान क्रेडिट कार्ड को ही शॉर्ट टर्म में KCC कहा जाता है, ये पॉइंट आपको पहले नोट रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कब लॉन्च की गई थी, तो कब लॉन्च की गई थी 1998 1998 आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है। और किन बैंकों के सहयोग से इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, तो दो बैंक थे वो आपको नोट रखने हैं, एक हो गया RBI और एक हो गया नाबार्ड। इन दो बैंकों के सहयोग से इस स्कीम को जो है तो लॉन्च किया गया था, ये दो पॉइंट आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, बाकी गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, हेल्पफुल लग रही होगी, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। द फंक्शंस ऑफ द लीड बैंक आर परफॉर्म्ड बाय, तो लीड बैंक के कार्य किन के द्वारा किए जाते हैं। अब बैंक डिज़ाइन फॉर दिस बैंक, इस बैंक के लिए डिज़ाइन की गई बैंक के द्वारा जो है तो लीड बैंक के कार्य किए जाते हैं। सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो लीड बैंक की यहाँ पे बात की गई है। अब आप पूछोगे कि लीड बैंक होते क्या हैं। देखो आप सभी को पता होगा कि आपके पास आपके देखो एरिया में कोई जिला होगा, तो किसी जिले में किसी एक बैंक को जो है तो लीड बैंक बनाया जाता है, ठीक है। और फिर वो लीड बैंक, जिसको लीड बैंक बना है, फिर वो लीड बैंक उस जिले में ऋण की योजना बनाने यानी कि लोन्स की योजना बनाएगा, वित्त प्रबंधन करने यानी कि फाइनेंस मैनेजमेंट करने और अन्य वित्तीय कार्यों में दूसरे बैंक्स की मदद करता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है लीड बैंक। ये आपको बिल्कुल पॉइंट नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स कंट्रीब्यूट मोस्ट टू सेविंग इन इंडिया। तो निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में बचत के लिए सबसे अधिक योगदान करता है, तो यह है हाउस होल्ड सेक्टर, घरेलू क्षेत्र। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जैक्ट इसी तरह पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये भी आपको बस इसी तरह नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करें, व्हेन वाज द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक फॉर्म्ड, कब पहली प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का निर्माण हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो कब पहली प्रादेशिक ग्रामीण बैंक का निर्माण हुआ था, तो कब हुआ था 1975 में। सो ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो पूरी की पूरी डेट भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो 2 अक्टूबर आपको नोट रखना है। 2 अक्टूबर 1975 को फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक जो है तो फॉर्म किया गया था। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला रीजनल रूरल बैंक कहाँ पर फॉर्म किया गया था और उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था प्रथमा ग्रामीण बैंक। क्या था, प्रथमा ग्रामीण बैंक। और ये कहाँ पर जो है तो लॉन्च किया गया था सबसे पहले, तो ये यूपी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लॉन्च किया गया था। तो ये दो के दो पॉइंट आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, इफ़ द टैक्स रेट इंक्रीज विद हायर लेवल ऑफ इनकम इट शैल बी कॉल्ड। तो आय के उच्च स्तर के साथ यदि कर की दर भी बढ़ती है तो उसे क्या कहा जाना चाहिए, उसे कहा जाना चाहिए प्रोग्रेसिव टैक्स। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है और इसी तरह एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आपको यहाँ से बिल्कुल नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें, मॉडवैट इज रिलेटेड टू, तो मॉडवैट किससे संबंधित है। अब देखो मॉडवैट किससे संबंधित है, यह एक टैक्स का प्रकार है और मॉडवैट की अक्सर एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है मॉडिफाइड वैल्यू एडिड टैक्स। तो यह जो है तो एक्साइज टैक्स यानी कि एक्साइज ड्यूटी से संबंधित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, वैट का आपने नाम सुना होगा, वैट वैल्यू एडिशन टैक्स, यह जो है तो भारत में कब लॉन्च किया गया था, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, द रिकमेंडेशंस ऑफ द केलकर टास्क फोर्स इज रिलेटेड टू। तो केलकर टास्क फोर्स की संस्तुति किससे संबंधित है। तो केलकर जो समिति है यह किससे संबंधित है, बेसिकली आपसे यही पूछा गया है। केलकर समिति का संबंध किससे है, तो कर से इसका संबंध है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछा जाता है। इन्होंने जो है तो केलकर समिति ने जो है तो पीपीपी का मूल्यांकन किया था। और देखो यह किससे संबंधित है, तो यह कर से संबंधित है। ऑप्शन में कई बार जो है तो कर संरचना सुधार दिया गया होता है, तो वो ऑप्शन सही होगा। ओके, कर संरचना सुधार यानी कि टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म से यह संबंधित है। ये पॉइंट्स यहाँ से आपको नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, द एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटीज बिटवीन टू कंट्रीज इज रेफर्ड एज। तो दो देशों के बीच वस्तुओं का लेन देन किसे संदर्भित करता है। तो ऑप्शंस में ऑप्शन ए दे के रखा है व्यापार का संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड। ऑप्शन ए को देख करके सारे के सारे स्टूडेंट्स ऑप्शन ए पे टिक कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया है दो देशों के बीच वस्तुओं का लेन देन किसे संदर्भित करता है। तो यह द्विपक्षीय व्यापार यानी कि बायलैटरल ट्रेड को संदर्भित करता है, ना कि बैलेंस ऑफ ट्रेड को। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो
यहाँ पर ऑप्शन ए में देके रखा है बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्वेश्चन जो है तो +2 लेवल के एग्जाम में आता है, जैसे क्लर्क के एग्जाम में आता है, एक स्टेनो के एग्जाम में आ जाता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड है क्या, ये आपको पता है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड एक राष्ट्र की वस्तु के आयात और निर्यात से संबंधित है। किससे है? एक राष्ट्र की वस्तु के आयात और निर्यात से संबंधित है, इसे कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बिल्कुल यहाँ से नोट रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 80 है, द एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वॉज सेटअप इन द। तो एशिया का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग जोन कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये कांडला में स्थापित किया गया था। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब कांडला कहाँ पर पड़ता है? तो यह गुजरात में पड़ता है। ये पहले पॉइंट आपको यहाँ से नोट रखने। और हाँ, यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांडला में पहला निर्यात प्रोसेसिंग जोन कब स्थापित किया गया था। देखो डेट भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, तो डेट भी आपको नोट रखनी है। 1965 में जो है तो कांडला में एशिया का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग जोन स्थापित किया गया था। अच्छा, यहाँ से ही 2 क्वेश्चंस बनते हैं। आप सभी को पता है कि टॉप 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो टॉप फर्स्ट में आ गया कांडला, कि सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? कांडला में हुआ था। अच्छा, सेकंड कहाँ पर हुआ था और थर्ड कहाँ पर हुआ था? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। देखो अगर आपको नहीं भी आता है तब भी आप गूगल पर सर्च करके नीचे कमेंट्स कर सकते हो, इससे आपकी ही इन्फॉर्मेशन जो है तो गेन होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 81 है, द हेड ऑफिस ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक इज इन। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखो मुख्यालय कहाँ पर है ये आप सभी को पता है कि इसका मुख्यालय जो है तो मनीला में है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो मनीला कहाँ पर पड़ता है? तो मनीला पड़ता है फिलीपींस में। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? यहाँ पर पूछा जाता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना की गई थी। और हाँ, यहाँ से ही आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ। एक्चुअली एक नहीं 2 क्वेश्चन के आंसर आप नीचे कमेंट्स में बताओ। एक तो वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको WTO कहा जाता है। तो एक तो वर्ल्ड बैंक और एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनकी स्थापना कब हुई थी और इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं, ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा 82 है, अ वांट बिकम अ डिमांड ओनली व्हेन इट इज बैक्ड बाय द। एक आवश्यकता मांग तभी बनती है जब इसका समर्थन किया जाता है खरीद क्षमता के, एबिलिटी टू परचेज। अब देखो यहाँ पर आपसे आपको ये क्वेश्चन आई थिंक समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया, एक आवश्यकता मांग तभी बनती है जब इसका समर्थन किया जाता है खरीद क्षमता के लिए। यानी कि देखो मान लो अगर आप एक दुकान में गए, वहाँ पर आपको कुछ मिठाई का डब्बा लेना है, बट मिठाई का डब्बा लेने के लिए आपके पास जो है तो पैसे नहीं है। तो देखो अगर आप किसी चीज़ को परचेज़ कर रहे हो, किसी चीज़ को खरीद रहे हो, बट आपके पास पैसे नहीं है देने के लिए, तब उसको जो है तो मांग नहीं कहा जा सकता। मांग उसको तभी कहा जा सकता है जब आपके पास उस चीज़ को खरीदने के लिए पैसे होंगे। ओके, तो यही आपसे पूछा गया है कि एक आवश्यकता मांग तभी बनती है जब आपके पास खरीदने की क्षमता होगी। ओके, जब आपके पास खरीदने की क्षमता होगी। तो इसी प्रकार ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय। तो भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा जो है तो तैयार की जाती है? अब देखो भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो ये की जाती है वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा तैयार। सो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है, देखो फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन बनता है जो कि आपने क्लर्क स्टेनो के एग्जाम में देखा होगा। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है टैक्सेशन इज अ टूल ऑफ, यानी कि कराधान एक साधन है। तो टैक्सेशन इज अ टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी, आप सभी को पता है टैक्सेशन इज अ टूल ऑफ फिजिकल पॉलिसी। तो देखो ये थे गाइस हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में हमें इंस्टा और टेलीग्राम पे भी फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।